और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के, जिस पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। विकास दुबे पर दरअसल इससे पहले इनाम की जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह घोषणा डीजीपी एचसी अवस्थी ने की है। कानपुर मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे का 3 दिन बाद भी अब तक पता नहीं चला है। विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स समेत 100 टीमें हैं जो जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। विकास का अब तक भी हालांकि कोई सुराग नहीं लगा। जगह जगह पर पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। 1 लाख रुपए कर दी गई थी उसके इनाम की राशि, जिसे बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। मानस श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मानस, इस तरीके से देखा जाए 100 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी की क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी मानस। मानस, आपको अगर आवाज मिल रही है तो आप बताएं कि इस वक्त की अपडेट क्या है, क्योंकि 100 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, पोस्टर भी चस्पा किए गए, कोई सुराग मिल पाया क्या? देखिए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार छापेमारी जारी है। 150 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी जा चुकी है। इसके अलावा जो उन्नाव का टोल प्लाजा, यानी कानपुर उन्नाव के बीच का जो बॉर्डर है, उस पर जो टोल प्लाजा है वहां पर फोटो चस्पा किए गए हैं। कानपुर में फोटो चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा जो नेपाल का बॉर्डर है वहां से भागने की आशंका है, तो वहां पर भी विकास दुबे के पोस्टर वहां पर चस्पा कर दिए गए हैं। पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है। कुल मिलाकर के सरगर्मी बहुत तेज है। आप नजर बना रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन विकास दुबे के लखनऊ के घर पर शिकंजा भी कसता जा रहा है और कृष्णानगर में विकास के घर को गिरा सकती है लखनऊ विकास प्राधिकरण। बता दें कि प्रशासन ने लखनऊ के घर की नपाई की थी और विकास के मकान का अब तक नक्शा नहीं मिल पाया है। 1990 में यह मकान का जो लेआउट है वो पास हुआ था। एलडीए ने ही नक्शा उस वक्त नक्शा पास करता था। नक्शा ना मिलने पर पहले नोटिस जारी होगा। सही वक्त पर नक्शा नहीं मिला तो फिर मकान गिराने का भी आदेश दिया जा सकता है। कल ही विकास के लखनऊ वाले घर पर एलडीए की टीम पहुंच करके कार्रवाई उसने शुरू की थी। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अशोक, लखनऊ वाले घर को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने जब वहां पर नपाई की थी कृष्णानगर स्थित जो विकास दुबे का आरोपी का जो मकान है वहां पर, तो उस दौरान जो लेआउट था उसको लेकर नक्शे की डिमांड की गई थी परिवार वालों से, यानी उनकी मां जो दूसरे घर पर रहती हैं उनसे और उनके भाई की पत्नी से। लेकिन नक्शा फिलहाल कोई उपलब्ध नहीं करवा सका, जिसके बाद एलडीए ने अपने दस्तावेज खंगालने शुरू किए कि क्या उस मकान के निर्माण में कोई नक्शा पास करवाया गया था या नहीं। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण को विकास दुबे आरोपी का जो मकान है उसका नक्शा नहीं मिला है। हालांकि जो उनके भाई का मकान है कृष्णानगर स्थित, उसके लिए जो सारे डॉक्यूमेंट थे वो वैध पाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर ये नक्शा विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं होता है तो बाकायदा लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस संबंधित जगह पर भेजी जाएगी। और ठीक है, तो आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस वक्त 8 पुलिस वालों की हत्या में इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से 2017 में हुई पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। 2017 में विकास दुबे को एसटीएफ ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त पूछताछ में विकास दुबे ने बीजेपी के 2 विधायकों से अपने संबंधों की जानकारी दी थी। बता दें कि 2017 का एसटीएफ जांच का जो ये वीडियो सामने आया है उसके बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में विकास दुबे 2 बीजेपी विधायकों भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा का नाम ले रहा है। क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सिंह सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इस वीडियो में विकास साफ तौर पर कुछ नाम ले रहा है, लेकिन 2017 का जो पूछताछ का वीडियो सामने आया है उसके अंदर विकास दुबे ने जिस अभिजीत सांगा का नाम लिया है, अब उनकी सफाई सामने आई है। बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अभिजीत सांगा ने विकास के साथ सारे संबंधों को नकारा है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे बेहद शातिर है और जिसकी सरकार होती है
उसके बड़े नेताओं के नाम लेकर बचने की वो कोशिश करता है। प्रभावशाली लोगों का नाम लेकर खुद को बचाता रहा है विकास, और विकास दुबे के झूठ के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे विधायक अभिजीत सांगा। उन्होंने ये भी कहा है, वो शातिर अपराधी है, 20 साल से अपराध जगत में है। आप उसका केवल उस पर आप स्टडी करिए कि जब सब जिसकी सरकार आई है उस सरकार का किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, उसका वो प्रयास करता रहा है। जब एसटीएफ ने उसको पकड़ा होगा, उसको लग रहा होगा मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो सबका नाम लेने लगा होगा। क्योंकि हम लोग स्थानीय विधायक हैं, हमारे बगल में, क्योंकि वो क्षेत्र आता है बिल्हौर विधानसभा में, बगल में बिठूर विधानसभा है, हमारे पास उस क्षेत्र तक के लोग आते हैं अपनी मदद के लिए, अपने जो उनको दिक्कतें होती हैं। बहुत से ऐसे प्रकरण भी आए हैं जहाँ पर मैंने उसके खिलाफ पैरवी भी। तो अभिजीत सांगा साफ तौर पर विकास दुबे को बेहद शातिर बता रहे हैं, लेकिन इधर कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा को लेकर कभी इन सब के पीछे एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि बिकारू गांव के सीसीटीवी में रिचा का मोबाइल फोन कनेक्ट था और इससे वो लखनऊ में रहकर ही गांव की हर गतिविधि पर नजर रखती थी। जैसे ही पुलिस किसी कार्रवाई के लिए बिकरू गांव जाती थी, रिचा सीसीटीवी में कैद तस्वीर को विकास और उसके गुर्गों से शेयर कर दिया करती थी। विकास के साथ साथ विकास दुबे की पत्नी रिचा भी अब फरार है। तो लगातार विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच उसकी पत्नी रिचा दुबे भी अब फरार है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज ये कि विकास को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। विकास के घर से दरअसल हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने विकास के कानपुर वाले घर से 15 जिंदा बम, 2 किलो विस्फोटक और 6 पिस्तौल बरामद की हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि उस रात दरअसल पुलिस को इन्हीं विस्फोटकों से उड़ाने की प्लानिंग थी। विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। विकास पकड़ से बाहर है, जगह जगह पर उसके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी भी वो गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छिपा कर रखे हैं और वहाँ तहखाने हैं, और अगर समय पर वहाँ तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहाँ पहुंची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहाँ दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहाँ से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। इधर कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार की रात में क्या हुआ था, आखिर कैसे विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया था। विकास दुबे के गुर्गों के हमले में घायल हुए एसओ बिठुर कौशलेंद्र प्रताप ने उस रात की पूरी जानकारी दी है, उस पूरी घटना को बयां किया है। बता दें कि कौशलेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे तो वहां घर के सामने जेसीबी खड़ी मिली। जेसीबी से आगे बढ़ने पर चारों तरफ से उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। बदमाश पुलिस का हर मूवमेंट ऊपर से ही देख रहे थे, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे, और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। अभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। क्योंकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज का, जो कि भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि चीन के साथ एलएसी पर विवाद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की सीधी बातचीत हुई है और इसमें यह सहमति बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से खासतौर पर बात की और इसके बाद
दोनों देशों के बीच ये सहमति बन पाई है। वांग ली ही चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। बता दें कि चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय का इसके बाद बयान भी सामने आया है। एनएसए जोबल चीनी विदेश मंत्री के बीच आगे भी बातचीत होगी, ये कहा गया। इसमें सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कोशिश आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत द्विपक्षीय समझौते के आधार पर की जा रही है और आगे ऐसी कोई घटना को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे, ये भी बात कही गई है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, इस बातचीत के बाद जो ये कदम उठाया गया, कहीं ना कहीं 2 किलोमीटर जो चीनी सेना पीछे हटी है, एक बेहद सकारात्मक मूव। सऊद, भारत और चीन की सेना के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी और जिसका नतीजा देखने को मिला था कि 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का दौरा होता है। उसके 48 घंटे के बाद चीन के विदेश मंत्री से भारत के एनएसए की बातचीत होती है और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत का नतीजा ये निकलकर सामने आता है कि चीन की सेना अपनी जगह से पीछे हटना शुरू कर देती है और उसके बाद दोनों ही विदेश मंत्रालय की तरफ से, दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इस बातचीत का ब्यौरा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि सहमति बन गई है इस बात को लेकर कि कोई तनातनी नहीं होगी और जो घटना हुई थी वो घटना आगे नहीं हो, इसको आगे नहीं होगी। और एक ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर एलएसी पर चीनी सेना ने अपने टेंट समेट लिए, ये भी बड़ी खबर आ रही है क्योंकि वहां से गतिविधि की बात सामने आ रही है। गलवान घाटी से 2 किलोमीटर तक पीछे हटी है चीनी सेना और 15 जून को जिस जगह पर भारत चीन की सेनाएं जो आमने सामने आई थी, वहां से चीनी सेना अब पीछे हट गई है। अभी तक वहीं पर कहीं ना कहीं उसके टेंट थे। PP-14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पीछे अब चीनी सेना हट गई है। बता दें कि सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में चीनी सैनिकों का पीछे हटना बड़ा कदम है। दोनों देशों की सेनाओं ने रीलोकेशन पर सहमति जाहिर की है। चीनी सेना ने अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत में यह तय हुआ था। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, जो जानकारी मिल रही है, जो वहां से अपडेट्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरफ इशारा है। बिल्कुल सौद, और भारत की कूटनीतिक जीत है। साथ ही साथ आप देखिए कि 30 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर की जो बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पे भारत ने कहा था कि यथास्थिति जो अप्रैल की है उसको कायम करना होगा, तभी तनाव जो है खत्म होगा एलएसी पर और शांति होगी। तो आप देखिए गलवान घाटी पे जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर चीनी सेना हटी है। केवल गलवान घाटी नहीं, बल्कि आपको बता दें हॉट स्प्रिंग और गोगरा में भी जो है, इन 2 लोकेशंस पे भी चीनी सेनाएं पीछे हटी है। चीन सेना की जो पीएलए की जो गाड़ियां हैं उसको पीछे जाते हुए देखा है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी आर्मी जो है इसका वेरीफाई भी करेगी जो जानकारियां मिल रही है। लेकिन ये एक अच्छे संकेत है कि जो 3 दौर की बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल की, आपको याद होगा कि जून के पहले हफ्ते में, फिर 15-16 को झड़प हुआ था, उसके बाद 22 जून को और उसके बाद 30 जून को भी बैठक हुई थी, जिसमें ये तो कई लेवल की बातचीत के बाद आखिरकार इस पर सहमति बन गई और अजीत डोभाल की बातचीत के बाद अब चीनी सेना पीछे हट रही। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर भारत में आर्थिक कार्रवाई से चीन बौखलाया भी हुआ है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 59 ऐप पर बैन और तमाम तरह के टेंडर रद्द होने के बाद चीन ने आर्थिक नुकसान जो चीन को हुआ है, चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में गीदड़ भभकी इसको लेकर के छपी है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है दवा की एपीआई और दूसरे कच्चे माल पर रोक लगा सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि अगर बंदरगाहों पर चीनी सामानों को इजाजत नहीं मिली तो चीन भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह गीदड़ भभकी चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स में छपी है। हालांकि इन सब के बीच जो सरहद से खबर आ रही है वो सकारात्मक और सुखद है, क्योंकि चीनी सेना वापस पीछे हटी है, लेकिन आर्थिक लेवल पर इस तरह की बात अभी भी सामने आ रही है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन, ये जो ग्लोबल टाइम्स में ये बात छपी है, ये जो गीदड़ भभकी है, इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, 59 ऐप बैन करने के बाद से चीन की तरफ से लगातार इस बात को लेकर कड़ा संदेश आ रहा था कि चीन की कंपनियों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिर्फ
ऐप को बंद करने का फैसला भारत सरकार ने नहीं किया है। कई ऐसी परियोजना, जो बड़ी परियोजना, चाहे रेलवे में वो परियोजना हो या उत्तर प्रदेश की मेट्रो में परियोजना हो, जहां पे चीन कंपनी लगातार शामिल थी, वहां पे भी उसे टेंडर को रद्द करने का फैसला किया। तो भारत सरकार के इस फैसले के बाद से चीन लगातार सख्ते में है और वो कोशिश कर रहा है कि भारत पे ये दबाव बनाए कि अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो हम भी ऐसा आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि भारत सरकार का कोई ऐसा अभी तक उनके साथ संबंध नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर भारत में चीन की कंपनियों को लेकर के बड़ी बात सामने आई है। दरअसल कई चीनी कंपनियों के चीनी सेना से रिश्ते का खुलासा हुआ है कि अपने आप में बेहद गंभीर बात, क्योंकि ऐप के बाद अब कंपनियों पर भी नजर रखी जाएगी। भारत में कारोबार करने वाली जो तमाम कंपनियां हैं उनकी जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो तमाम ऐप्स हैं उससे डेटा तो ट्रांसफर हो ही रहा था, लेकिन तमाम कंपनियों के संबंध भी सीधे तौर पर उसके तार सेना से जुड़े हुए हैं और खुफिया जानकारी दी जा रही थी। अब इसकी पड़ताल हो रही है। अमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति, अगर जो बात सामने आई है वो सच है तो वाकई बेहद गंभीर है ये बात। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर बात है और जिस तरह से जो जांच हुई है उसमें कई ऐसी कंपनियां पाई गई है जिसमें सीधे संपर्क देखा गया है कि उनकी चीन के सैनिकों से है। और सबसे बड़ी बात की अगर इसको बात करें तो 2017 में बाकायदा पॉलिसी में बदलाव किया गया था जून में, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी या कंपनी खोलेंगी उन्हें अनिवार्य होगा कि जो चीन की खुफिया तंत्र है जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद देनी होगी। तो ये पॉलिसी के तहत अगर आप देखें तो पॉलिसी बदलाव किया गया, फिर चीनी कंपनियों को भारत जाने की इजाजत दी गई। इसका मतलब साफ है कि पहले सस्ते सामान देना, भारत में निवेश करना और फिर उन कंपनियों के जरिए भारत की जासूसी करना एक बड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक एक करके चीनी साजिश का खुलासा हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। इन सब के बीच आपको कोरोना ब्रेकिंग देते, दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब 100 टेस्ट में 11 संक्रमित निकल रहे हैं, यानी कि अगर 100 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं तो महज 11 ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। दिल्ली में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ते हुए अब करीब 72% तक पहुंच चुका है। सीएम केजरीवाल ने यह कहा कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं बनती तब तक प्लाज्मा थेरेपी कारगर है और इस पर अमल किया जाता रहेगा। इसीलिए उन्होंने अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा दान करें। 3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है, लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। और इधर कोरोना संकट के बाद आज से दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकें खोल दी गई हैं। पर्यटक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे और बहुत लंबे समय बाद अब कुतुब मीनार, लाल किला, पुराना किला और हुमायूं मकबरा घूमने जा पाएंगे। ये पर्यटन स्थल करीब 3 महीने से बंद थे और आज से ही ऐतिहासिक स्मारकों को दोबारा खोल दिया गया है। पर्यटकों को इस समय काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें ऑनलाइन टिकट ही खरीदना पड़ रहा है। पर्यटकों की संख्या सीमित इससे रहेगी। मास्क पहनना यहां पर अनिवार्य रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना भी जरूरी होगा। आगरा में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से हालांकि ताजमहल के खुलने का अभी इंतजार करना होगा। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के बाद अब चीन में ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 2 मरीज भर्ती कराए गए हैं, इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। चीन प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चेतावनी जारी कर चुका है वहां पर। और ब्यूबोनिक प्लेग का संदिग्ध जो मामला है बेन्नूर के एक अस्पताल में सामने आया ये मामला और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लेकर के बाकायदा घोषणा भी की है कि साल 2020 के अंत तक प्लेग जो है वो चीन में फैल सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन चीन में प्लेग को लेकर के जागरूक करने में जुटा हुआ है। और पल्लवी झा मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरी सहयोगी पल्लवी। ये जो प्लेग है, ये जो खबर आ रही है कितनी चिंताजनक है?
देखिए, बेहद चिंताजनक तो है ही, क्योंकि इस वक्त कोरोना से तमाम देश लड़ रहे हैं, जिसमें चाइना में ही अगर देखा जाए तो चाइना में बेशक उस तादाद में हमें कोरोना के मरीज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना ही वही जगह है चाइना ही वो जगह है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई है। ऐसे में एक तो महामारी पहले से है और दूसरे में इस तरीके की घातक बीमारी अगर फैलती है तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय तमाम देशों के लिए होगा और इसको लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका। और इधर अगली ब्रेकिंग न्यूज सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जिसमें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की है। बता दें कि संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन में यह पूछताछ हुई है। सुशांत सिंह राजपूत को संजय लीला भंसाली ने 3 फिल्में ऑफर की थीं, पर बाद में सुशांत को तीनों फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। भंसाली की इन्हीं फिल्मों के बारे में पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं। दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ सवाल पूछे गए, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या, और क्या जवाब थे संजय लीला भंसाली के? जी, मुंबई पुलिस ने 3 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की है संजय लीला भंसाली से। पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिरकार जो 2 बड़ी फिल्में हैं, खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा रामलीला और बाजीराव मस्तानी, तो आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को ये फिल्में ऑफर की गई थी और पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे, तो किन कारणों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को बाहर का रास्ता दिखाया कारण तलाशे जा रहे हैं और इसके लिए पूछताछ की गई थी। बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।